बोलिए कौशल्या का क्या अर्थ है? वो कौशल्या क्या है? सुमित्रा क्या है? तुम बताओ। राजा दशरथ और सुनिए सुमित्रा का दो बेटे थे। अगर धर्म का तो बकवास बकवास मत करिए सुधांशु जी। यानी उसके बेचारे की हालत ऐसे मुस्लिम समाज की लैला जैसी हो गई है कि वो ये कहते हैं मैं तेरा आशिक पुराना तो देख, वो कहते हैं मैंने गोली चलवाई मेरा कारनामा तो देख, तो वो कहता मेरा खानदानी घराना तो देख, तो मुस्लिम समाज हो गया कि रजिया फंस गई गुंडों में। नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है कि हम मुसलमानों को छू सके, क्योंकि उनकी अपनी सोच है, अपनी धार्मिक भावना, उनको उनके हिसाब से चलना चाहिए। इसका अर्थ हो गया वो डेयर, हैसियत नहीं वाली बात उस जमाने में भी थी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। दोस्तों, इस डिबेट का क्लाइमैक्स बहुत ही जोरदार है क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें कही जो सुधांशु त्रिवेदी जी को पसंद नहीं आई और उन्हें गलत लगी, और सुधांशु त्रिवेदी जी ने उनका जमकर विरोध किया और उन्हें लताड़ा भी। दोनों में बहुत ही जबरदस्त बहस हुई इस क्लाइमैक्स वीडियो में। उससे पहले कॉमेडियन अनुराग भदौरिया जी आपको टमाटर बेचते हुए नजर आएंगे। तो और भी बहुत कुछ है इस डिबेट वीडियो में दोस्तों, क्योंकि डिबेट वीडियो में अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत सी जानकारियां होती है जो हमें पता नहीं होती है, जो इन प्रवक्ताओं द्वारा बताई जाती है। खासकर सुधांशु त्रिवेदी जैसे महान प्रवक्ता जो बीजेपी के हमारे प्रिय प्रवक्ता है, वो काफ़ी जानकारी इतिहास से जुड़ी काफ़ी अच्छी जानकारी देते हैं। तो ये डिबेट बहुत ही जोरदार और बहुत ही मज़ेदार बनी है दोस्तों। यूसीसी से जुड़ी थी ये डिबेट है, तो आप ये डिबेट पूरा देखिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट। मजा नहीं आ रहा है। मैं सुधांशु जी से ये सवाल करना चाहता हूं कि आप सत्ताधारी दल हैं, आप ताकतवर पार्टी हैं, सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लाना चाहते हैं, ये जब आप लाएंगे तो इसका एक पूरा ड्राफ्ट तैयार होगा। पूरा ड्राफ्ट तैयार होने के बाद मसौदा तैयार होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि आपकी नीयत क्या है। फिलहाल मुझे जो लग रहा है वो आपकी नीयत में खोट लग रहा है। अगर देश के हित के अंदर, देश के हित में, बिल्कुल हम चाहते हैं कि देश में एक संविधान, एक कानून लागू होना चाहिए, सब लोग एक समान होने चाहिए, लेकिन वो आप करेंगे कैसे? मुझे लगता है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने 2024 का एक निशाना साधना चाहते हैं, और आप जानते हैं अच्छी तरह कि जैसे ही आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे तो विपक्षी नेता, विपक्षी दल इसका समर्थन करेंगे, कुछ इसका विरोध करेंगे। जो इसका विरोध करेंगे, लेकिन जेडीयू और आम आदमी पार्टी दोनों पक्ष में है, क्या आपको लगता नहीं है कि आप कुछ मिस कर रहे हैं? अरे भाई, जेडीयू का फैसला जेडीयू करेगा, आम आदमी पार्टी का फैसला आम आदमी पार्टी वाले करेंगे, कांग्रेस पार्टी, इसका कोई जरूरी थोड़ा ही है। सूतना कपास जुलाई से लट्ठम लट्ठा। अभी बिल लाए नहीं हो, मसौदा तैयार नहीं किया है, और हमारी लड़ाई शुरू करा दी अमित जी आपने। लेकिन सवाल इस बात का है, मैं बताना चाहता हूं, सवाल इस बात का है कि भारत मैंने शुरू कराई। आपका प्रवक्ता कहता है कि उनके मुख्यमंत्री के बारे में एक शराब घोटाले में है, दूसरे को वो शराबी शब्द से नवाज देता है। लड़ाई मैंने शुरू कराई। आपके नेता कहते हैं कि ये अगर गठबंधन में आते नहीं है तो हमें फर्क नहीं पड़ता, लड़ाई मैंने शुरू करवाई। आप बताइए, कमाल की बात है। एक सीधे साधे शरीफ आदमी को बोलने नहीं दे रहे हैं आप। सुधांशु जी भी हमला कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी हमला कर रही है, और आप भी मुझ पर हमला कर रहे हैं। एक बेचारे अनुराग भदौरिया जो मेरे बीच में नहीं बोल रहे हैं। ये सबसे सीधी पार्टी वाले हैं। देखिए जुगलबंदी शुरू हो रही है। मुझे पूरा करने दीजिए। अरे मैंने तो आपको पूरा मौका पूरा करने दीजिए। जी जी। देखिए, देश के हित के अंदर, देश के हित में अगर बीजेपी या इनकी सरकार कोई ऐसा कानून लाती है जो देश के लिए बड़ा जरूरी है, तो बिल्कुल हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? ये पता तब चलेगा जब ये बताएंगे कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या घटा रहे हैं और क्या बढ़ा रहे हैं, क्या तोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, तो इनको स्पष्ट करना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जी मेरी तो है नहीं, इनकी है। तो अगर ये बताएं कि हम ये तोड़ रहे हैं और ये जोड़ रहे हैं। खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे भी साथ इनके खड़े हो रहे हैं। अरे भाई, उद्धव ठाकरे साथ खड़े हो रहे हैं, हम कहां इनके दुश्मन हैं? देखिए, लॉ कमीशन ने सबसे सुझाव मांगे हैं, और इस मामले में लॉ कमीशन ने बहुत ओपननेस दिखाई है कि सिर्फ सांसदों से नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, कोई भी आम व्यक्ति, चाहे धार्मिक नेता हो, धर्मगुरु हो या आम व्यक्ति हो, वो अपना सुझाव दे सकता है 14 जुलाई तक। और उसके आने के बाद एक ड्राफ्ट लॉ कमीशन तैयार करेगा,
फिर वो ड्राफ्ट सरकार के पास आएगा, फिर वो पार्लियामेंट में आएगा, जो प्रक्रिया होगी। मगर जो लोग आज इतना कहते हैं, मुझे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, आचार्य जी बताएं कि जब नेहरू जी हिंदू कोड बिल लाए थे, कितने लोगों से सलाह मशवरा किया था? बताइए डिटेल में ना, नहीं डिटेल में बताइए ना, सीरियस डिबेट है ना, बताइए। मैं पूछना चाहता हूं फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिटेल में बताइए कि उस जमाने में कितनों से कंसल्ट किया था, कितने धर्मगुरुओं से कंसल्ट किया था, कितनों की रिपोर्ट है कि बस नेहरू जी उठे, धड़ाक से कर दिया, वो अंबेडकर जी को बाहर कर दिया। सुधांशु जी का बड़ा अच्छा सवाल है कि नेहरू जी ने किससे कंसल्ट किया था। अरे भाई, जब नोटबंदी की थी तो मोदी जी ने किससे कंसल्ट किया था? जब ये किसान का बिल लाए थे तो किससे कंसल्ट किया था? और जब किसानों का बिल वापस किया तो किससे कंसल्ट किया था? बात तो सही है। तब इन्होंने बहुत अच्छी बात, मतलब इन्होंने मान लिया कि अभी तक कंसल्ट करने की जो बातें कर रहे थे वो सिर्फ नाटक था, क्योंकि आखिर में नेहरू जी ने नहीं कंसल्ट किया था। ये स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। यानी अब आप जबकि हमारा तो लॉ कंसल्ट कर रहा है, ये तो ये भी नहीं बता सकते किसी के साथ लेटर क्या होगा। नेहरू जी की जुबानी उन्होंने यूसीसी के लिए क्या बोला, मैं कोट कर रहा हूं, फरमाइए। एक हंगरी के पत्रकार जिनका नाम है टिबोर मोंडे, उनको 1956 में नेहरू जी ने इंटरव्यू दिया, बहुत विस्तार से 3 घंटे का इंटरव्यू, जिसपे उस हंगरी के पत्रकार ने किताब लिखी, नेहरूज व्यू इंडिया इन द वर्ल्ड। उसमें जिस समय समान नागरिक संहिता की बात हुई तो नेहरू जी ने बड़े गर्व से कहा कि हमने हिंदुओं में दूसरी शादी अवैध कर दी है, हमने विरासत के नियम निर्धारित कर दिए हैं, महिलाओं को अधिकार दे दिए हैं। अब वो पत्रकार कहता है मुसलमानों के बारे में, तो नेहरू जी का वर्ड है, बकौल नेहरू जी, आई कैन नॉट डेयर टू टच मुस्लिम्स। मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है कि हम मुसलमानों को छू सकें, क्योंकि उनकी अपनी सोच है, अपनी धार्मिक भावना, उनको उनके हिसाब से चलना चाहिए। इसका अर्थ हो गया वो डेयर, हैसियत नहीं वाली बात उस जमाने में भी थी। और उसके बाद वो याद करिए, आरिफ मोहम्मद खान साहब ने बताया था कि राजीव गांधी सरकार के समय में जब उन्होंने शाहबानो केस के ऊपर इस्तीफा दिया तो राजीव गांधी सरकार के एक मंत्री ने उनसे कहा कि तुम क्यों इसके खिलाफ खड़े हो? तो आरिफ साहब ने कहा क्योंकि ये मुसलमानों को गर्त में ले जाने वाला काम हो रहा है। तो बकौल आरिफ साहब, उस कैबिनेट मंत्री ने कहा कोट अनकोट कि अगर मुसलमान गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो उन्हें पड़े रहने दो, तुम क्यों उनको उठाने के लिए निकले हो? तो वही स्थिति है कि इन्होंने पिछले 60-70 सालों में सिर्फ कट्टरपंथी, मैं मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम समाज के कट्टरपंथी तबकों के साथ वोट की तिजारत कर करके, और उस वोट की तिजारत की कंपटीशन में इन दोनों ने लेकर देश का भी नुकसान किया, समाज का नुकसान किया, मुस्लिम समाज का नुकसान किया। और इसीलिए सारी माइनॉरिटीज में सबसे खराब स्थिति में मुस्लिम क्यों है? मंशू ठाकुर है, मेरा सवाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से है कि आप लोग यूसीसी का समर्थन क्यों नहीं कर रहे? आपको ये डर तो नहीं सता रहा कि अगर यूसीसी लागू हो गया तो मुस्लिम समाज में जितनी लड़कियां हैं वो आगे बढ़ जाएंगी जो आज दबी हुई हैं? जवाब दे दूं, बात मैं जवाब दे रहा हूं, बताइए। जवाब दे रहा हूं। देखिए मैं जवाब, एक मिनट, देखिए बात हमने ये नहीं कह रहे कि आप यूसीसी मत लाओ, हम इनसे कह रहे हैं आपने यूसीसी में क्या मसौदा तैयार किया? आपसे मुस्लिम नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सबसे आपने संपर्क किया, बात की, मसौदा लाए, मसौदा है नहीं, चर्चा चल रही है। एक लाइन सुनिए, इन्होंने कहा ना ये लठ वाली बात, जानते क्या है सारी समस्या क्या है कि बेचारे मुस्लिम समाज को ऐसे फंसा, फिर मुस्लिम पे आ गए। अब सिख की भी बात होती है, आप कमाल है, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, मैं सिख की बात करता हूं, बौद्ध की बात करता हूं, हिंदू की बात करता हूं, कमाल है भाई, ये तो गलत बात है, गलत बात है। आप एक नहीं बता सकते, आपने माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया हो गैर मुस्लिम। खैर, तो जानते क्या है, अब उसी के लिए सब लठ लिए खड़े हैं। वो कहते मेरी तरफ आ जा, वो कहते मेरी तरफ आ जा, वो कहते मेरी तरफ आ जा। यानी उसके बेचारे की हालत ऐसे मुस्लिम समाज की लैला जैसी हो गई है कि वो ये कहते हैं मैं तेरा आशिक पुराना तो देख, वो कहते मैंने गोली चलवाई मेरा कारनामा तो देख, तो वो कहता मेरा खानदानी घराना तो देख। तो मुस्लिम समाज हो गया कि रजिया फंस गई गुंडों में। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोड़ा। जी, ऐसा क्यों है जो कांग्रेस को नजर आ रहा है वो आम आदमी पार्टी को नजर नहीं आ रहा, और वो जेडीयू को भी नजर नहीं आ रहा है? ऐसा क्या नजर आ रहा है आप लोगों को यूसीसी में? 2-3 सवाल जिम्मेदारी से अगर आपकी अनुमति हो तो कर लूं। जी जी सर प्लीज। पहला, सुधांशु जी ने ये कहा कि साहब हम जो शादी के रीति रिवाज हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा यूसीसी के आने के बाद, जन्म मरण के संस्कारों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि जो सारा लबो लबाब है ये 4 शादियों को लेकर है, कुछ हद तक यही समझिए। हाँ, और क्या तो 21वीं सदी में नहीं होना चाहिए। कलीमुल साहब एक मतलब ये अभी भी पक्ष में है। नहीं, 4 शादियों को लेके है हमेशा। आप चाहते हैं 4 शादियां रहे? नहीं, मैं तो कह रहा हूं हिंदुओं को हक दे तो बराबर हो जाएंगे। ओफो, कैसे दिल की आरज़ू लबों पे आती है। आखिर में देखिए खरबूजे देख, खरबूजा कैसे रंग बदलता है। अरे भाई मेरी बात सुन लो नहीं तो फिर इसमें काउंटर सवाल है। फिर यार इतनी देर बाद जी बोलिए आप कहा भाई आप उनकी 4 बीबियां रखने का हक छीन रहे हैं ना, और आप चाहते हैं कि इन्हें काट के छोटा कर दे, यहाँ कर दें, तो भाई उन्हें बड़ा तकलीफ हो रही है। तो हिंदुओं को दे दो 4 शादी, तो एकता आ जाएगी, समरसता आ जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, तो बीवियों को भी हक दे दो 4 शौहर रखने का। दे दो, ये तो बराबर का दर्जा होगा।
इसमें इसमें वहां इसमें तो क्या तलाक देने का भी हक सुनिए। नहीं है इस्लाम में पत्थर तो। मार के नहीं तलाक नहीं, दिया भारत जाता है को सामने। एक फ्री लाइफ जीने का एक तौर तरीका आ जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, मैं अपनी बात बाद में करूंगा, पहले अरे भाई सुधांशु जी, अब मैं सवाल कर रहा हूं, जवाब आप जी देना। जी जी बताइए। दूसरा बात यह है कि मुझे बड़ी अजीब बात लग रही है कि भैया। कलीमुल साहब मुसलमानों का पक्ष रख रहे हैं और सुधांशु जी हिंदुओं की बात कर रहे हैं। कितना बेहतर होता जब सुधांशु त्रिवेदी मुसलमानों के दर्द की बात करते और कलीमुल हफीज हिंदुओं की बात रखते। अच्छा तो ये असली हिंदुस्तान बना। मैं तो हिंदुओं की बात कर रहा तो हूँ, असली हिंदुस्तान बना। शुरू से कर रहा हूँ। और सुनिए तीसरा पॉइंट है, सुधांशु जी हम तो मुस्लिम महिलाओं के दर्द की बात कह रहे हैं। सुधांशु जी इन मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े हो? इन्होंने क्या बिगाड़ा आपका? क्या इस देश के अंदर मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है? क्या ये देश इनका नहीं है? क्या इन्हें अपनी बात कहने का हक नहीं है? क्या इस देश की बुनियाद में मुसलमानों का लहू पसीना खून शामिल नहीं है? कैसी बात करते हो? और अभी आपने बड़े शायराना अंदाज में कहा, तो मैं भी कहना चाहता हूं कि देखो देखो रे बदला जमाना तो देख, बीजेपी का अंदाज शातिराना तो देख। और सुधांशु जी वाह क्या सांसद हैं, आपका ये तौर तरीका शायराना तो देख। इन्होंने जो बात कही जी, बहुत अच्छी बात कही। जिस मुस्लिम का वो कह रहे हैं लहू कि इस हिंदुओं देश को भी के हक लिए- दे दो। हालांकि नहीं, सुनिए। ये तार्किक बात नहीं है। फिर क्यों नहीं है? वो तो क्यों नहीं उन्होंने है? लगता है तलाक नहीं दिया हिंदुओं को। मुझे लगता है इस्लाम में लेकर तलाक नहीं दिया दिया। जाए। हाँ, तो क्यों दिया एक तलाक? जहां का एक जो चीज लड़कियों महिलाओं को कहाँ से दिया गया? को लड़कियों दबाती को कहाँ से दिया है गया? वो पूरे समाज में लागू कर दी जाए। लड़कियों से राय लेना चाहता हूं। सर, 4 शादियों जैसी जो बात इन्होंने कही है, ना ही वो मुस्लिमों के लिए सही है, ना ही वो हिंदुओं के लिए सही Good, है, क्योंकि जी। इसमें जो लड़कियां हैं उनको किस तरीके की चीजों से गुजरना पड़ रहा है कि उनको अपनी पति को किसी के साथ बांटना पड़ रहा है, अपने शोहर को किसी के साथ बांटना पड़ रहा है, और इसके अलावा बच्चा ना होने की वजह से दूसरी शादी कर लेना। जी, जी। इससे बेटर है आप किसी को अडॉप्ट कर लो, किसी को लाइफ मिलेगी। बिल्कुल। इस पे मैं यही कहूंगी कि ये बिल्कुल गलत है। आफ्टर ऑल इंडिया जो है हमारी संस्कृति है, एक हमारा कल्चर है। अगर आप 4 शादियों का हक एक स्त्री, एक पुरुष, हिंदू, मुस्लिम सबको दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आपके अमीर जी। चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूं, भारतीय संस्कृति में बहुविवाह की प्रथा पहले से थी। महाराजा दक्ष के 27 कन्या थी, 13 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ। और महाराजा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिता श्री राजा दशरथ के 3 पत्नियां थीं। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न मैंने ये उठाया कि जब आप 4 बीवियों के लिए ही यूसीसी लाना चाहते हैं तो एक ऑर्डिनेंस ले आओ, जैसे आपने आम आदमी पार्टी की सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का फैसला 1 सेकंड में पलट दिया। तो इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? तो सीधा कहो कि 4 शादियां बैन, बात खत्म हो गई। इसमें इधर अगर मगर लेकिन बट किंतु परंतु क्यों करना चाहते हो आप? और मैंने ये कहा था कि अगर 4 शादियां प्रॉब्लम है उनको नीचा मत करो तो इनको ऊपर कर दो। ये मेरा एक तर्क था। वैसे मैं तर्क 4 है, शादियों के कुतर्क पक्ष में है, नहीं हूं। विचित्र तर्क है, और ये ना तो- ही मैं पक्ष में था। मगर जब देश बदल रहा है तो सब कुछ बदलना चाहिए। मैं इस बात से बहुत आहत हूं कि धर्माचार्य होकर इस प्रकार की बात कहे। राजा दशरथ के 3 रानियों का मतलब क्या 3 रानियां थी? 10 रथ जिसने 10 इंद्रियों का रथ रखा, उस छोड़िए, ये सांकेतिक भाषा की बात है, सांकेतिक दूसरों को भाषा। सुनाना सुनिए। अब अगर धर्माचार्य को भी सांकेतिक भाषा नजर आती है तो धर्माचार्य होने के ऊपर लात क्या तुलसीदास से बड़े ज्ञानी हो गया? बिल्कुल मैं इसका बोल रहा मतलब हूं। पूरी अगर रामायण को आप आपको सवाल कभी नहीं करेंगे। पता। महाराजा दशरथ कल के दिन आप और महाराजा पढ़ेंगे कि रघु, भगवान महाराजा कृष्ण 16,000 एक तो और लड़ियां थी। शर्म आनी चाहिए आपको, धर्माचार्य हो गए। सुधांशु त्रिवेदी आपको शर्म आनी चाहिए। वाहियात पड़ेगी बात आप रामायण को आप कल के दिन आप कहेंगे भगवान तुलसीदास को सुनाते रहते हैं। पूरी भारत की संस्कृति को कलंकित करना चाहते हैं। एक- पता नहीं क्या बात करते हैं आप? एक- एक- ये पुराण कहता है, उपनिषद कहता है, वेद कहता है। एक- एक- कैसी एक- बातें करते हैं आप? एक- एक- कैसी एक- बातें करते हैं? एक- चलिए, एक- पूरी एक- रामायण के रथ हो गए। एक- एक- महाराजा एक- दशरथ के एक- 3 रानियां थी, एक- एक करके। कौशल से कौशल्या, कैकई से कैकई और सुमित्रा। क्या उन्हें आप चुनौती देना अब चाहते हैं? जवाब। क्या तुलसीदास बताइए 3 ही क्यों थी, 2 या 4 क्यों नहीं? अरे बोलिए छोड़िए, धर्माचार्य हो तो बोलो, इस पे मैं जवाब दूंगा। मैं डिबेट करूंगा। बोलिए मैं 3 ही तो क्यों थी? डिबेट करने को ठीक है, डिबेट हो रही है, डिबेट हो रही है, डिबेट हो रही है। आप धर्माचार्य हो गए, उल्टी सीधी बात रामायण के करने खिलाफ लगे। बोल रहे हैं। कितनी बार ये रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं। एक सेकंड। आप रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं। रामायण के खिलाफ आप बोल रहे रामायण हैं। के खिलाफ बोल रहे हैं। आप रामायण के खिलाफ आप रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं। भगवान राम ने- आप पुराणों के खिलाफ बोल और रहे आप बोल रहे हैं बेकार की बात करते हैं। बताइए 3 थी, 2 या 4 क्यों नहीं? अब सुनिए भगवान के 16,000 एक तो आठ आप रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं। आप रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं। आप इतिहास को बदलना चाहते हैं। पुराणों को बदलना चाहते हैं। एक एक करके ओके। चलिए राम का अर्थ बताइए, दशरथ का, सुमित्रा का अर्थ बताइए, कौशल्या का अर्थ बताइए। बोलिए कौशल्या का क्या अर्थ है? वो कौशल्या क्या है, सुमित्रा क्या है, तुम बताओ। क्या है? राजा दशरथ और सुनिए के 3 सुमित्रा कहीं 2 पत्नी बेटे नहीं क्यों थी। हैं? अगर धर्म का पहले बताओ सुधांशु तो जी। बकवास मत पहले करिए। बकवास मत करिए सुधांशु जी। बकवास आप कर पहले रहे हैं। आप सीमा में रहिए। आप सीमा में रहिए। सीमाओं में कह रहे रहिए। ठीक है, अरे सीमा कमाल होती थी। आप बताओ हिंदू राजा धर्म में दशरथ 3 के साल 3 का पत्नी विवाह नहीं थी। अच्छा, ठीक है। राजा दशरथ के 3 अच्छा, पत्नी मैं- थी। मैं- आप रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, कोई रामायण के खिलाफ नहीं बोल रहा, कोई किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा। मेरा निवेदन है शांति रखिए और एक एक करके अपनी बात को रखिए। आप दोनों मेरे सम्मानित मेहमान हैं। इनको दोनों तो पता दोनों नहीं क्या वरिष्ठ हैं, उच्च दोनों वरिष्ठ। बातें करने लगे कि 4 बीवियां रख दो, फिर कहने लगे भारतीय संस्कृति में होता था, कुछ भी आए बाय साहब बोलने लगते।
धर्माचार्य होकर शर्मा नहीं चाहिए। पुराण में गलत लिखा है? क्या रामायण गलत है? क्या रामायण गलत? सुधांशु जी तुमसे उम्मीद नहीं थी, आप कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन कई सारे लोगों के पास अच्छा, हिंदू धर्म में मर्यादा का प्रतीक कौन है? दशरथ या राम? हिंदू धर्म में मर्यादा का प्रतीक कौन है? दशरथ या राम? बोलो बोलो, मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है? दशरथ या राम? राम। तो फिर राम के कितनी पत्नी नहीं? लेकिन क्या करने लगे? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कुछ भी मजा आया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। दोस्तों इस डिबेट वीडियो में मैंने देखा अनुराग भदौरिया बहुत अच्छी कॉमेडी कर रहे थे। उनकी भी वीडियो में ऐड किया था, लेकिन वीडियो लंबी हो जा रही थी क्योंकि दर्शक हमारे जो है वो लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते, इसलिए उनकी छोटी सी क्लिप मैंने डाली है। दोस्तों अगर आप लंबी वीडियो देखना शुरू करोगे ना तो अनुराग भदौरिया और कुछ अच्छी अच्छी जो बातें आएगी वीडियो में वो इंक्लूड की जाएगी, तो इससे वीडियो में और मज़ा आने लगता है। तो उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाना दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है। मैं इसी तरह का कंटेंट हमेशा बनाते रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।